So, welcome to our YouTube channel. Happy New Year and let's start with full energy. तो आज कुछ नई बातें सीखते हैं जैसे कि अब रिसेंटली 1 जनवरी 2022 से कुछ नए बदलाव आए हैं जैसे जीएसटी के अंदर बदलाव आया है। जैसे आपके फुटवेयर्स हो गए और क्लोथ्स हो गए, तो इनके दाम बढ़ने जा रहे हैं। तो इनको कह रहे हैं कि 12% के स्लैब में ले आएंगे। अब स्लैब्स क्या होती है, जीएसटी कब लागू हुआ और सारी बातें जानेंगे। देखिए सिस्टम क्या था, 2016 से पहले क्या होता था, हर जगह पे टैक्स लगता था अलग अलग। यानी प्रोडक्शन हुई वहाँ पर टैक्स लग गया, ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ पर टैक्स लग रहा है, तो अलग तरीके के टैक्स होते थे। किसी को एक्साइज ड्यूटी कह देते थे, ठीक है। हर अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे, तो काफ़ी कम्बरसम था ये काम। यानी जैसे मैंने यहाँ पर कोई प्रोडक्शन की यमुनानगर में और मुझे सामान भेजना है कहीं पे दूसरी स्टेट में, महाराष्ट्र में, तो पहले जहाँ प्रोडक्शन हुई वहाँ पर टैक्स लगेगा, फिर ट्रांसपोर्ट के जहाँ पर चेकिंग होएगी इंटर स्टेट टैक्स लगेगा। तो इससे काम बढ़ जाता था। फिर क्या हुआ, 2016 में मोदी सरकार ने क्या किया कि एक जीएसटी करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप सबको पता होगा ये बात। यानी एक ही टैक्स लगेगा बस, प्रोडक्ट बना और वो इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक पहुंच गया। यानी हरियाणा में यमुनानगर में बना और फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में उसकी डिलीवरी हो गई, तो जो टैक्स लगेगा वो डेस्टिनेशन बेस्ड होएगा। यानी टैक्स वहाँ पर लगेगा जहाँ वो बिक रहा होगा, यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इट्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अगली बात, जो जीएसटी है, देखो पहले क्या था, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी। तो सब अपना अपना हिस्सा अपने आप कमा लेते थे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया अलग, वो अपना हिस्सा कमा गई, स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा कमा गई। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद क्या हुआ, सारा जो टैक्स है वो इकट्ठा कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र की सरकार। और फिर वो केंद्र की सरकार उस टैक्स को, जितना पैसा इकट्ठा हुआ, वो सारी स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर देगा। तो ये है आज के टाइम पे जीएसटी में जो हो रहा है। तो देखिए सारा पैसा इकट्ठा कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर उसको डिवाइड कर रहा है स्टेट्स के बीच में। अब स्टेट्स के बीच में अगर उसको डिवाइड करना है तो एक काउंसिल भी होनी चाहिए जो डिसाइड करेगी कि किस स्टेट पे कितना पैसा देना है। तो उस काउंसिल को कहते हैं जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल पे आने से पहले थोड़ा जीएसटी के बारे में ही जानते हैं। जीएसटी देखो लागू हुआ 1 जुलाई 2017। लागू तो हुआ 1 जुलाई 2017, लेकिन जो पास हुआ संविधान है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अमेंडमेंट्स करनी होती है, बदलाव करने होते हैं, तभी वो चीज़ संवैधानिक होती है। जो जीएसटी है वो एक संवैधानिक बॉडी है, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल बनी थी कैसे थी, आर्टिकल 279 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंडमेंट करके बनी थी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अमेंडमेंट, यानी कौन सा संशोधन था जिससे जीएसटी बनाया गया, उसका नाम है 101, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। यानी 2016 में पार्लियामेंट के अंदर एक विधेयक, आप एक कह सकते हो एक अमेंडमेंट पारित हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ, जो 101 था, ठीक है, 101वां। और उसके अकॉर्डिंग जीएसटी का गठन किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कौन से संशोधन से, कौन सी अमेंडमेंट से जीएसटी को लागू किया गया, और इम्प्लीमेंटेशन कब से हुई, 1 जुलाई 2017 से। अब जब ये जीएसटी लागू करना था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सारे टैक्सेस इकट्ठे करेगी और स्टेट्स के बीच में डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया एक बॉडी का गठन करना जरूरी था, और उसका नाम क्या रखा गया, जीएसटी काउंसिल, जो डिसाइड करेगी कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा, किस स्टेट को कितना पैसा बाद में देना है डिवीजन के बाद, ठीक है। ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे। तो अब देखिए, मैंने कहा आपको स्लैब्स होती है। स्लैब क्या होते हैं, कुछ आइटम होते हैं जिन पे 0% टैक्स लगेगा, यानी टैक्स लगेगा ही नहीं। कुछ है जिन पे 5% लगेगा। तो ऐसे स्लैब्स बनी हुई है। कितनी स्लैब है जीएसटी में, 0%, 5%, 12%, 18% और 28। तो 18, 28, 12, 5 और 0। सबसे कम 0% टैक्स, फिर 5% टैक्स लगता है। कुछ प्रोडक्ट पे 12% टैक्स, जैसे मैं आज के टाइम पे क्या कह रहा हूँ, फुटवेयर्स, यानी जो पहनने के जब सामान है, जूते और जो कपड़े हैं, इन पे टैक्स कितना होएगा, 12%। यानी अगर एक शर्ट 100 रुपये की बनी है, कंपनी 100 रुपये में कोई शर्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उस पर 12% टैक्स लगाएगी सरकार, यानी 112 रुपये में उसको बेचा जाएगा। वो 12 रुपये किसके पास जाएंगे, सरकार के पास। किसके पास, केंद्र सरकार के पास। फिर वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी उस 12 रुपये में से कौन सी स्टेट को कितना पैसा देना है,
किसी स्टेट को 1 रुपया देना है, किसी को 8 आने देनी है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो समझ लीजिए ऐसे स्लैब्स है 0% की, 5% की, 12% की, 18% और 28। अब जो 28% की स्लैब है यानी हाई टैक्स, वो कहाँ लगता है? जैसे आपके तंबाकू हो गया, ये बीड़ी गुटखा जो देखते हो आप, उसके ऊपर टैक्स काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि पता है देश में खरीदने वाले बहुत हैं और जो इसका सेवन करते हैं उनके पास पैसा तो होगा ही, तो उस पे सबसे ज़्यादा हाई टैक्स रहता है। ऐसे कुछ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ लग्जरियस कार होती है जिन पे 28% टैक्स रहता है। क्यों? सरकार यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है, तो सरकार फिर यहाँ से ज़्यादा पैसा कमाती है और फिर उसको डिवाइड करती है बाद में स्टेट्स के बीच में। अब अगली बात, जो 28% की टैक्स स्लैब है 5वें नंबर की, 0, 5, 12, 18 और 28, जो 28% की टैक्स स्लैब है, उसकी एक खास बात है, उसके ऊपर सेस लगाया जा सकता है। अब सेस क्या होता है? सेस एक तरीके का टैक्स ही होता है। अब मैंने क्या कहा, जो जीएसटी का टैक्स लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में डिवाइड होता है, लेकिन जो सेस है वो सारा सेस कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। इसको ऐसे समझे कि जो 28% का टैक्स स्लैब है उसमें से जितना टैक्स इकट्ठा होगा, फॉर एग्जांपल एक शर्ट थी 100 रुपए की, मैं मान रहा हूँ कि शर्ट एक लग्जरियस प्रोडक्ट में आ गई है और उसके ऊपर हाई टैक्स लगेगा। यानी मान लो ये शर्ट कहीं यूएसए से आई है और सरकार कह रही है इसको हम 28% की स्लैब में रखेंगे, तो फिर क्या करेंगे? 100 रुपये की शर्ट पे 28 रुपये टैक्स लगा, यानी 28 रुपये। तो जो वो 28 रुपये है वो तो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो जाएंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कह देती है कि इस शर्ट के ऊपर सेस लगाएंगे हम, कितना? 5% का। यानी इस शर्ट का 5% और, यानी मान लो 5 रुपये, तो 5 रुपये सेस के तौर पे जो आएगा वो कौन रखेगा? वो केंद्र सरकार ही रखेगी, वो स्टेट्स के बीच में डिवाइड नहीं किया जाएगा। तो बात समझ गए आप कि सेस कहाँ पर लगता है? 28% वाली स्लैब में लगता है, जैसे तंबाकू प्रोडक्ट हो गए। तो सेस कई तरीके का हो सकता है, जैसे एजुकेशन सेस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर एजुकेशन सेस लगा रही है 28% वाली टैक्स स्लैब में, तो जो वहां से टैक्स इकट्ठा होकर आएगा वो एजुकेशन के ऊपर ही खर्च किया जाएगा, तो उसको एजुकेशन सेस कहेंगे। ऐसे ही हेल्थ सेस हो सकता है, सेस मतलब CESS। हेल्थ सेस क्या होएगा कि अगर किसी प्रोडक्ट पे, फॉर एग्जांपल तंबाकू की एक डिब्बी है, उसके ऊपर लिखा गया कि 28% इस पे जीएसटी लगेगा और उसके ऊपर 5% सेस लगेगा, तो जो 5% सेस लगेगा, वो जो 5% उसमें से पैसा इकट्ठा होके आएगा वो कहाँ खर्च होएगा? हेल्थ सेस पे। अगर तंबाकू की डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ अ हेल्थ सेस 5%, तो वो सारा पैसा किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। और वो खर्च कहाँ पर होगा? यानी अगर कोई तंबाकू से बीमार हो गया खाकर, उसका इलाज कराना है, तो सरकार उस 5% जो पैसा इकट्ठा करेगी वो वहां पर लगा सकती है। कौन? केंद्र सरकार। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सेस के जो टैक्स के है, जीएसटी टैक्स की स्लैब्स होती है 0, 5 और ये 12, 18 और 28 वाली में ही सेस लगता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और आज के टाइम पे क्या हुआ है कि जो फुटवेयर्स है और टेक्सटाइल्स है, इनको 12% की स्लैब में लाया जाएगा। अब जो टेक्सटाइल, टेक्सटाइल क्या होता है? ये कपड़े वगैरह का मटेरियल। तो डिसाइड किया गया है कि इसको 12% के टैक्स मिल जाए, लेकिन जीएसटी काउंसिल, जो मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, उसमें डिसाइड किया गया है कि अभी इसको थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। क्यों? कुछ स्टेट्स कह रही है कि अगर आप टेक्सटाइल्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देते हो, यानी उनको महंगा कर देते हो, तो ऐसा होएगा लाखों यूनिट, भारत में लाखों ऐसी यूनिट्स खुली है जहाँ पर टेक्सटाइल मटेरियल बनता है, वो बंद हो जाएगी। तो इसको देखते हुए जो हमारी निर्मला सीतारमन है, फाइनेंस मिनिस्टर, उसने डिसाइड किया है कि हम अभी जो टेक्सटाइल्स हैं उनके ऊपर 12% वाली स्लैब में नहीं लाएंगे उनको। अब एक बात और, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर रहे थे, जो डिसाइड करती है सब कुछ, उसके मेंबर समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जो उसके हेड होती है वो कौन होती है? एक किस्म से चेयरपर्सन कह लो, वो कौन होती है? जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है इस समय, कौन है? निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन बैठेगी हेड। फिर उस काउंसिल में, जीएसटी काउंसिल में, हर एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। यानी हर एक स्टेट में, भारत में जितने भी स्टेट है, 28 स्टेट्स है, उनके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर होता है। वो सारे मिनिस्टर होंगे कहाँ पर? इस जीएसटी काउंसिल में। तो निर्मला सीतारमन और सारी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर, प्लस एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। इसको बात को ऐसे समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी मिनिस्ट्री है तो उसमें क्या होता है? एक तो होता है सेंटर मिनिस्टर, यानी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर का ही एक सहायक होता है जिसको कह देते हैं मिनिस्टर फॉर स्टेट। तो ऐसे सेंटर, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसमें एक तो फाइनेंस मिनिस्टर होगा और एक होएगा फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट, जो किसको हेल्प करेगा? निर्मला सीतारमन को। तो ऐसे ही कितने मिनिस्टर? एक तो फाइनेंस मिनिस्टर, एक जो स्टेट वाला जो भी बताया,
जो फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट, और एक सारी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सारे मिलकर होते हैं जीएसटी काउंसिल में। अब देखिए यहाँ पर घपला क्या है। देखा जाए भारत को कहा जाता है एक फेडरल, यानी इंडिया इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा जाता है। फेडरल क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में तालमेल बनाकर काम करती रहे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी बातें केंद्र सरकार की चल रही है या फिर सारी बातें स्टेट की चल रही है, वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। फेडरल का मतलब है दोनों आपस में तालमेल बिठा के काम करते रहे। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जीएसटी काउंसिल में भले ही आपको लगेगा कि हर एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर है, तो जब डिसीजन लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर टोटल 30% है, तो अगर डिसीजन लिया जाएगा तो 15 के बाद ही लिया जाएगा, यानी 15 ने अगर हाँ कह दी तो ही लिया जाएगा मेजोरिटी के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वोटिंग है वो मैक्सिमम है। ठीक है, जिसकी वजह से डिसीजन सारा हमेशा किसकी फेवर में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि जो डिसीजन है उसके लिए मैक्सिमम जो वोटिंग चाहिए होती है, उसका मैक्सिमम वोटिंग राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट्स को थोड़ा बहुत राइट्स दे दिया, जैसे कि अगर टोटल 100 वोट चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें से हिस्सा दे दिया गया कि 50% वोट किसकी होगी, 60% वोट किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और कुल 40% किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की। तो भले ही स्टेट गवर्नमेंट के सारे लोग मिलकर भी वोटिंग कर दें सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, तो भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाएगा। ठीक है, इस बात को ऐसे समझ लीजिए, आप ज़्यादा डिटेल में मत जाइए कि कितने परसेंट किसका शेयर होता है। बस इस बात को ऐसे समझिए, जो डिसीजन निर्मला सीतारमन लेगी वही जीएसटी काउंसिल का फाइनल डिसीजन होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा होता है उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टेट सारी खिलाफ भी खड़ी हो जाए तो भी डिसीजन नहीं बदला जाएगा। तो ये थी हमारे जीएसटी काउंसिल। मैंने आपको बताया जीएसटी टैक्स क्या है, उसकी स्लैब्स कितनी है, सेस क्या होता है, सेस कौन सी स्लैब में लगता है, और जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, और कैसे डिसीजन लिया जाता है जीएसटी काउंसिल में। तो ये तो बात हो गया जीएसटी काउंसिल के ऊपर। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर लिखना जीएसटी काउंसिल के ऊपर। अब थोड़ा चलते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ। अब वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बातों बातों में आपको सब कुछ सिखा दूंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो देश है, एक इजराइल और एक ईरान। दोनों का नाम आई से शुरू हो रहा है, जैसे अपना भारत है आई, इंडिया। तो इजराइल और ईरान, इनकी आपस में काफ़ी लड़ाई है। जो इजराइल है वो यहूदियों का देश है। यहूदी ऐसे हैं जिनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए पुराने समय में, उनको मारा गया है। और जो ईरान है वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो ऐसा है कि इजराइल के आसपास जितनी कंट्रीज हैं वो सारी मुस्लिम कंट्रीज है। सब किसके खिलाफ खड़ी हुई है, इजराइल के। तो इजराइल अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, पहली बात। अभी क्या हुआ है, इजराइल ने, एक देश है सीरिया, अगर वर्ल्ड मैप में देखो यहाँ इजराइल है तो उसके ऊपर ही बिल्कुल क्या है, यहाँ पर सीरिया, और उसके राइट में जाके क्या है, यहाँ पर ईरान। ठीक है, ईरान इस साइड दिखा रखा है, यहाँ पर मान लो इसको। और यहाँ पर क्या है, इजराइल, इजराइल सीरिया और ईरान। तो इजराइल ने क्या किया, अभी हमला किया कहाँ पर, सीरिया में। क्यों? क्योंकि इजराइल ने कहा कि जो सीरिया का एक पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसका नाम है लाटकिया। तो सीरिया में एक बंदरगाह है लाटकिया, तो उस लाटकिया बंदरगाह पे कुछ एक वाहन खड़ा था, यानी एक शिप खड़ी थी, और उस शिप में क्या थे, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, यानी गोला बारूद था। और इजराइल ने क्या किया, हमला करके उस गोला बारूद को बर्बाद कर दिया। अब पूछो क्यों? क्योंकि इजराइल इजराइल का कहना था कि ईरान ने ये सारा गोला बारूद कहाँ भेजा है, सीरिया में, किस लिए, कि ऊपर से यहाँ जाके नीचे इजराइल पे अटैक हो जाए। तो इसलिए इजराइल ने इस बात को आंकते हुए कि इसके ऊपर अटैक हो सकता है उस हथियार से, इसने पहले ही मिसाइल छोड़ के और उस हथियार को सीरिया के लाटकिया पोर्ट पे ही खत्म कर दिया। तो ये था वर्ल्ड न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इजराइल और ईरान आपस में दुश्मन है, और इसलिए इसराइल ने अटैक किया है सीरिया में लाटकिया पोर्ट पे। तो सीरिया यहाँ बीच में बन के रह गया, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में बेचारा सीरिया फंस चुका है। तो ये बात थी कैसे इसराइल ने अटैक किया है। अब एक और बात है, इसराइल ने कहा है कि वो डायरेक्ट अटैक कर सकता है ईरान पे। क्यों? क्योंकि ईरान आज के समय पर एक न्यूक्लियर मिसाइल डेवलप करने जा रहा है। न्यूक्लियर मिसाइल आपने सुना होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, एक किस्म से न्यूक्लियर बॉम्ब देख लो आप। तो ईरान कगार पे है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, लेकिन इसराइल नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, इन फ्यूचर अटैक किस पे होगा, इसराइल पे। तो इसराइल गलत हो जाएगा इसराइल के लिए। तो इसराइल ने कहा है कि या तो ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की अपनी जो प्लानिंग है वो कैंसिल कर दे, वरना हम अटैक करने वाले हैं। और इन फ्यूचर अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया तो इसराइल 101% अटैक करेगा। ठीक है, तो आज की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यही चल रहा है कि इसराइल और ईरान आपस में बहुत बड़ी दुश्मन चल रहे हैं इस टाइम पे। तो ये हो सकता है कि इसराइल अटैक करे ईरान पे, जिससे कि उसके सारी जो न्यूक्लियर एरिया है जहाँ पर इनरिचमेंट हो रही है यूरेनियम की, वो सारा खत्म हो जाए। देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनते हैं, यूरेनियम एक
आपने देखा होगा एक एलिमेंट होता है, कहा जाए एक एटम कह सकते हो आप, जैसे कि उसमें केमिस्ट्री में, तो उसकी इनरिचमेंट करनी होती है, यानी उसको एक किस्म से जैसे बच्चे को बड़ा करते हैं, इसी तरीके से यूरेनियम को भी इनरिचमेंट किया जाता है, उसकी बम्बारमेंट की जाती है, जिससे कि वो एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाए न्यूक्लियर बॉम्ब बनने की। तो ईरान इस समय 80% यूरेनियम इनरिचमेंट कर चुका है, यानी बस 20% और करनी है उसे, और इतना एफर्ट नहीं लगेगा 20% करने में। तो इसलिए इसराइल आज के टाइम में समय पर बहुत बौखलाया हुआ है कि कहीं ये न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले और फिर हम पे अटैक ना कर दे। ठीक है भाई, इतनी बातें थी, आज इतना ही रखते हैं इसको। आई होप आपको क्लियर हुई होगी बात, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू।